Hello everyone. In this video we will complete our fourth chapter. इससे पहले वाली वीडियो में हमने फोर्थ चैप्टर हाफ कंप्लीट करा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा, साइंटिस्ट के अलग अलग मॉडल्स के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, ये सब पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है उन अलग अलग शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते कैसे हैं। ठीक है, ये किसने बताया था? बोर और बरी ने बताया था, बाय बोर एंड बरी। इसको बोर एंड बरी रूल भी कहते हैं। ठीक है, बोर एंड बरीज रूल। ठीक है, अलग अलग रूल्स होते हैं। जिसका फर्स्ट रूल क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन फॉर्मूला 2n²। इसका उसने फॉर्मूला दे दिया कि एक शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2n² के फॉर्मूले से। जैसे कि ये फॉर्मूला हो गया 2n²। n की जगह हम क्या रखेंगे कि एनर्जी लेवल कौन सा है, कौन सी शेल है। अगर हमें k शेल के अंदर भरना है तो k को हम बोलते हैं 1, l को बोलते हैं 2, m को बोलते हैं 3 एंड n को बोलते हैं 4। हमें k शेल के अंदर करना है तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो आ जाएगा 2, l के अंदर 2 इंटू 2 का स्क्वायर तो आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। m के अंदर अगर हम देखेंगे इसके अंदर आ जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आप निकाल सकते हो। इसके अंदर आ जाएंगे 2 इंटू 4 का स्क्वायर 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, के शेल के अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। एल के अंदर 8, एम के अंदर 18, एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन, जैसे इसने लिख कर दिखाया है। ठीक है, इसके बाद है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। ये बोलता है कि देखो रूल के अकॉर्डिंग तो हो गया इतने इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक और रूल बता दिया उसने कि अगर हम ये सारे इलेक्ट्रॉन इस अकॉर्डिंग भर देंगे, जैसे कि एम के अंदर 18 भर दिए, एन के अंदर 32 भर दिए, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिसके कारण से रिपल्शन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा रिपल्शन हो जाएगी, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा और वो मॉलिक्यूल जो है, एटम है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिसके कारण से उसने क्या एक और रूल दिया कि हर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बस। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड, दैट इज द शेल्स आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। बोल रहा है जैसे कि मान लो ये कोई एटम है, इसके अंदर ये 2 शेल्स हैं, फर्स्ट के अंदर तो 2 आ सकते हैं, उसके बाद आप लोग 8 भरोगे। अब ऐसा नहीं है कि पहले वाले के अंदर हमने 2 नहीं भरे, इससे पहले हम लोग बाहर चले गए। ये हमेशा एक स्टेप वाइज ऑर्डर में भरना होता है। पहले अंदर वाली शेल भरी जाएंगी, फिर उसके बाहर वाली कंप्लीट फिल होगी, देन उसके बाहर वाली। ऐसे नहीं है कि अंदर वाली खाली छोड़ रखी है बाहर पहले भरती। ठीक है, ऐसे नहीं करते। ये उसके कुछ रूल्स थे। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वैलेंसी का, जिसके नीचे ये दिए हुए हैं कुछ एटम दिए हुए हैं। जैसे कि लिथियम का एटम होता है, उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये एंड एक अनदर वाली शेल में, क्योंकि फर्स्ट शेल के अंदर तो 2 ही आ सकते हैं, उसके बाद 8 आप कर सकते हो। इसके अंदर बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ये 1 to 20 यू हैव टू लर्न होल एटॉमिक नंबर एज वेल एज मास नंबर। ठीक है, ये आप लोग लर्न करेंगे 1 से 20 तक के एटॉमिक नंबर सीरियल वाइज, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड देन ये दिया हुआ है इसमें। इसके बाद जैसे आप देख सकते हो, जैसे कि लास्ट है आर्गन। आर्गन एक नोबल गैस होती है। ठीक है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आर्गन के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है, जिससे पहले वाले शेल में हमने 2 भरे, उसके बाद एल शेल में 8 भरे, एम शेल में भी 8 भरे। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी ये होता है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो सबसे बाहर वाली शेल जो होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्रॉम द बोर-बरी स्कीम वी ऑल्सो नो दैट फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। हमने बोर-बरी रूल से ये भी पढ़ा कि लास्ट शेल के अंदर लास्टली 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं।
it was observed that the atoms of element completely filled with 8 electrons in the outermost shell show little chemical activity. क्या देखा कि ऐसे एलिमेंट जिसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे भर गए वो बहुत ही कम केमिकल एक्टिविटी दिखा, मीन्स वो कम एक्टिव है, ठीक है। दूसरे वर्ड्स में उनकी मतलब जिसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, जैसे कि आर्गन में, और वो दूसरे के साथ बॉन्ड क्यों बनाएगा, क्योंकि उसका तो पहले ही कंप्लीट है ऑक्टेट, ठीक है। दूसरे के साथ बॉन्ड तब बनाता है कोई एटम जब उसका ऑक्टेट या तो कंप्लीट ना हो या फिर उसे करना हो, ठीक है। इसके अंदर तो पहले 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होगा, ठीक है। उसकी कंबाइन कैपेसिटी या वैलेंसी 0 है। जो इनर्ट एलिमेंट होते हैं, इनर्ट एलिमेंट मीन्स नोबल गैसेस, ठीक है। द हीलियम एटम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, एंड ऑल अदर एलिमेंट हैव एटम विद 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। और जो बाकी के अदर एलिमेंट हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। The combining capacity of the atom of element, that is the tendency to react and form molecule with atoms of the same or different element, was thus explained as an attempt to attain a fully filled outermost shell. ये बोल रहा है कि एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, एटम दूसरे के साथ कितना बॉन्ड बनाएगा, कितना वो कंबाइन करना चाहता है, कितनी उसकी वैलेंसी है, ये हमें कैसे पता चला, ये हमें सिर्फ एक फुल्ली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल का एक अटेम्प्ट था, उससे हमें एक्सप्लेन किया गया, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी के बारे में। एक आउटर मोस्ट शेल जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑक्टेट। जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं डुप्लेट। दो को डुप्लेट, 8 को ऑक्टेट। एटम वुड दस रिएक्ट सो एज टू अचीव एन ऑक्टेट इन द आउटर मोस्ट शेल। एटम रिएक्ट तभी करते हैं क्योंकि ताकि उनकी लास्ट वाली शेल जो आउटर मोस्ट शेल है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। दिस वॉज डन बाई, कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, गेन करके, लूज करके, जैसे भी हो सकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, लूज और शेयर टू मेक द ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल gives us directly the combining capacity of the element. Means हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए, चाहे वो लूज़ करना हो, चाहे गेन करना हो, चाहे शेयर करना हो, उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो उसकी वैलेंसी कहलाती है, उसको उसकी वैलेंसी कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के अंदर, हीलियम के अंदर, हाइड्रोजन के अंदर, लिथियम के अंदर, सोडियम के अंदर, इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। 1 electron in each at their outermost shell, therefore each one of them can lose 1 electron. बोल रहा है कि ये जो है सोडियम हो गया, लिथियम होगा, हाइड्रोजन, इनकी लास्ट वाली शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक, इसलिए उनको 8 करने हैं। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो एक निकल जाए या फिर इसके अंदर 7 आ जाए। 7 आना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, एक निकलना इज़ कंपैरेटिवली ईजियर। एक अगर निकल जाएगा, इस वाली शेल में 8 बच जाएंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों को हम कैसे स्टेबल कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके। इसके बाद है सो दे आर सेड टू हैव वैलेंसी ऑफ 1, इसलिए इनकी वैलेंसी हम 1 कह देते हैं। अब इसमें पूछ लिया मैग्नीशियम की और एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है। देखो जैसे मैग्नीशियम होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। इसके ऊपर ना ये दी हुई है टेबल, हाइड्रोजन, हीलियम 1 to 20 एटॉमिक नंबर इनका सिंबल दिया हुआ है, इनके अंदर कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, शेल्स के अंदर कौन सी शेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, किसकी क्या वैलेंसी है, सब कुछ इसमें रिटर्न है। यू कैन लर्न ऑल दिस, ठीक है। मैग्नीशियम हो गया, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, तो उसके अंदर हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं 12। तो कैसे भरेंगे, K-L-M, चारों शेल्स लिख देंगे। फर्स्ट शेल के अंदर आ सकते हैं 2, अब आप भर सकते हो 8 8 8 8 जितने हो सकते हैं। हमारे पास 2 तो इसमें गए, बचे कितने 10 इलेक्ट्रॉन, 10 भरने हैं तो 8 इसमें भर देंगे, 2 इसमें भर देंगे। लास्ट वाली शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहे 2, हमें तो 8 चाहिए, या तो इसमें 6 ऐड करो या उसमें से 2 माइनस करो, तो 2 माइनस करना इज़ कंपेरेटिवली ईजियर फॉर मैग्नीशियम, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2। ऐसे ही एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 283। 3 निकालना इज़ ईजियर देन गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स। 3 निकाल देगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3, ठीक है। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो यू कैन ईजिली लर्न नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसी भी एटम के अंदर जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उसको Z से दिखाते हैं,
तो ये एटॉमिक नंबर को Z से दिखाते हैं। जितना उसका एटॉमिक नंबर उतना ही उसके अंदर प्रोटॉन होंगे, उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं? न्यूट्रॉन को निकाल सकते हैं जो मास नंबर होता है उसमें से प्रोटॉन का नंबर माइनस करके, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे हमने पढ़ा मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की 2 and 3 रिस्पेक्टिवली, बिकॉज मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे उसके आउटरमोस्ट शेल में और एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे। ओके, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज क्लोज टू इट्स फुल कैपेसिटी देन वैलेंसी इज डिटरमाइंड इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। जैसे कि फ्लोरीन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब 7 उसकी वैलेंसी नहीं होगी, उसकी वैलेंसी 1 ही होगी। कैसे होगी? देखिए, अगर जो 4 से ज़्यादा आपके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या करेंगे? जैसे कि फ्लोरीन के अंदर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2 7 है लास्ट वाले शेल में, 8 करने हैं। 8 करने के लिए या तो 1 ऐड कर दे, 7 निकाल देगा तो क्या होगा? 8 तो होंगे नहीं, ऑफ कोर्स इसका डिप्लेट पूरा हो जाएगा, वो भी होगा स्टेबली, लेकिन इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है रादर देन टू लूज 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए 1 ले ले, सिंपल सा, ठीक है। तो 1 ले लिया, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, दे रहा है, शेयर कर रहा है, वो उसकी वैलेंसी होती है। ये 1 ले रहा है तो इसकी वैलेंसी भी 1 होगी, ठीक है। ये इसकी इट्स वैलेंसी कुड बी 7, इसकी वैलेंसी 7 हो सकती है, लेकिन अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो, लेकिन बट इट इज़ ईजियर फॉर फ्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन फ्लोरीन के लिए ईजी है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे इंस्टेड ऑफ लूजिंग 7, तो इसकी वैलेंसी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 7 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑक्टेट एंड गिव वैलेंसी ऑफ 1 फॉर फ्लोरीन, ठीक है। सिंपली आप ये इतना कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप देख सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। Therefore, an atom of each element has a definite combining capacity. इसलिए हर एलिमेंट की अलग अलग कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, उसके अलग अलग वैलेंसी होती है। वैलेंसी ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट पहले टेबल में दी हुई है। इसके बाद आता है आपका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, एज ए टोल्ड यू बिफोर, ठीक। एटॉमिक नंबर क्या होता है? हमें पता है कि प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के एटम में, ठीक है। इट इज़ ए नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर जो होता है वही प्रोटॉन का नंबर होता है, जितने एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन। हम एटॉमिक नंबर को Z से डिटरमाइन करते हैं, मैंने आपको बताया। ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर Z। मतलब हर एक को आप Z से ही डिनोट करोगे, एटॉमिक नंबर Z ही होता है सबके लिए। इनफैक्ट एलिमेंट आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन दे पजेस, ठीक है। एलिमेंट को कैसे हम डिफाइन करते हैं कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन, जैसे हाइड्रोजन के अंदर Z की वैल्यू 1 है, इसलिए हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ 1 प्रोटॉन होगा, ठीक, उसके न्यूक्लियस में। ऐसे ही कार्बन के अंदर Z की वैल्यू 6 है तो उसके अंदर 6 प्रोटॉन होंगे। एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये उसकी डेफिनेशन हो गई। एटॉमिक नंबर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। अब आता है हमारा मास नंबर। मास नंबर में क्या है? After studying the property of subatomic particle of an atom, we can conclude that mass of an atom is practically due to proton and neutron alone. हमने ये पढ़ा, सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़े। इसके बाद में क्या पता चला? मास हमें कैसे पता चल सकता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास नहीं होता। जो भी मास होगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वजह से होगा, ठीक है। ये प्रेजेंट होते हैं किसी के न्यूक्लियस में, इसलिए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसलिए किसी भी एटम का जो टोटल मास है वो उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। जैसे कि कार्बन का मास 12 यूनिट होता है क्योंकि इसके अंदर 6 प्रोटॉन होंगे एंड 6 ही उसके अंदर न्यूट्रॉन होंगे। उसका टोटल मास कितना हो गया? 12 यूनिट। जैसे कि एल्यूमिनियम का 27 यूनिट होता है, 13 प्रोटॉन होते हैं एंड 14 न्यूट्रॉन। 13 अगर आपको प्रोटॉन पता चल गया, मास नंबर 27 है तो न्यूट्रॉन आप निकाल सकते हो, 27 माइनस 13। यहाँ पे मास नंबर की डेफिनेशन भी दी हुई है। मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मास नंबर कैसे पता चल सकता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम करके। इसको आप A से डिनोट करते हो, ठीक है, ये नोटेशन होती है। अब हम किसी भी एलिमेंट को, जैसे किसी भी एटम को कैसे लिखेंगे? जैसे कि कार्बन हो गया, ठीक है।
कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 6, मास नंबर Z इज इक्वल टू 6, ए मास नंबर इज 12, मास नंबर इज A एंड एटॉमिक नंबर इज दिस। हमें कोई भी एलिमेंट है, X कोई एलिमेंट आ गया, उसका हम हमेशा एटॉमिक नंबर लिखते हैं नीचे, मास नंबर लिखते हैं ऊपर। X कार्बन है 6, 12, ऐसे हम किसी भी एटम को डिनोट करते हैं, जैसे कि इधर नाइट्रोजन को करके दिखाया गया है 14N7, ठीक है। इसके बाद है हमारे आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, ठीक है। आइसोटोप्स में क्या है, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो होता है सेम लेकिन मास नंबर होता है अलग। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। देखिए जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स मिलते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स मिलते हैं नेचर में। एक होता है प्रोटियम, फर्स्ट इज प्रोटियम, सेकंड इज ड्यूटेरियम एंड थर्ड इज ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, एटॉमिक नंबर तो सेम है, मास नंबर अलग है। जो प्रोटियम होता है, फर्स्ट जो प्रोटियम होता है उसका एटॉमिक नंबर तो तीनों का 1 1 1 होगा, मास नंबर इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम को 1H1 से लिखेंगे, ड्यूटेरियम को 1H2 से लिखेंगे, इसको आप D भी लिखते हैं। ट्रिटियम इज़ 1H3। एटॉमिक नंबर सबका 1 है, मास नंबर इज़ 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। कार्बन के आपके 2 आइसोटोप मिलते हैं, ठीक है। एक का मास नंबर होता है 12, एक का होता है 14, ठीक है। ऐसे ही क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप मिलते हैं, एक का 35 होता है, एक का 37 होता है। इन एग्जाम्पल्स के बेसिस पे आइसोटोप्स की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है। आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर विद डिफरेंट मास नंबर। एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं, एटॉमिक नंबर जिनका सेम, मास नंबर जिनका डिफरेंट। इसलिए हम कह सकते हैं दैट देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, नेमली प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। इसके बाद है मैनी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप, ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। हर एक एलिमेंट का जो आइसोटोप होता है वो प्योर होता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स दिखने में ये अलग अलग होते हैं। क्लोरीन के 2 आइसोटोप थे, 35 जिसका एक मास था, एक का 37 था, ठीक है। इन द रेशियो 3:1 ऑब्वियसली द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट शुड वी टेक एज द मास ऑफ क्लोरीन एटम। देखो हमारे पास 2 आइसोटोप मिलते हैं, क्लोरीन का एक 35 यूनिट, एक 37 यूनिट। कह रहे हैं कि कौन से क्लोरीन को हम आइडियल माने, कौन सा क्लोरीन ले हम। तो यहाँ पे एक एवरेज निकाली गई है, ठीक है। कैसे निकाली है एवरेज, टोटल कितना परसेंट होता है 100। ये हमारे नेचर में 3:1 के रेशियो में मिलता है। जो 35 है वो 3 मतलब अगर ये हमें यहाँ पे कहीं पे 1 ग्राम मिल रहा है तो यहाँ पे 3 ग्राम मिलेगा, 3:1 के में मिल रहा है। तो 100 का 1/3 पार्ट कितना हो जाएगा 75 है 25। 35 जो है, ये जो 35 वाला है ना, 35 जो क्लोरीन है, ये देखिए जैसे कि क्लोरीन के आपके 2 आइसोटोप मिले, एक 35 एक 37। जो 35 मिल रहा है वो 3x के रेशियो में मिल रहा है, ये 1 में मिल रहा है। तो 100 के जब आप तीन टुकड़े करेंगे तो ये 75 में आएगा, ये 25 में आएगा। अब हमें इनका वो चाहिए, एवरेज चाहिए। 35 मल्टीप्लाई 75/100 प्लस ये 37 था मल्टीप्लाई 25/100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 35.5 जो इसकी एवरेज डी ली गई है। मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी नेचुरल एलिमेंट इज टेकन एज एवरेज मास ऑफ ऑल द नेचुरली अकरिंग एटम ऑफ दैट एलिमेंट। इसी तरीके से हम जैसे कि कोई भी आइसोटोप होते हैं उनका हम एवरेज मास देते हैं, ठीक है। अगर किसी एलिमेंट के आइसोटोप नहीं है तो द मास ऑफ इट्स एटम वुड बी सेम एज द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन इट। तो उसका मास कैसे निकालेंगे, जितने में प्रोटॉन है जितने न्यूट्रॉन है, सिंपली जो हमारा तरीका है उसी से निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी के आइसोटोप हैं तो हम उसका परसेंटेज मास निकालेंगे, एवरेज मास, जैसे कि हमने अभी क्लोरीन का निकाला, ओके। दिस डज नॉट मीन दैट एनी वन एटम ऑफ क्लोरीन हैज़ ए फ्रैक्शनल मास ऑफ 35.5 यूनिट। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी एक क्लोरीन का एटम है उसका मास 35.5 होगा, किसी का नहीं होता, ठीक है। इट मीन्स इफ़ यू टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लोरीन इट विल कंटेन बोथ आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, द एवरेज मास इज 35.5। मीन्स कह रहा है जैसे आप कहीं से भी थोड़ा सा क्लोरीन ले लो
अब उसमें ये नहीं है कि उसका मास 35.5 है, उसमें क्लोरीन के जो दोनों आइसोटोप है दोनों प्रेजेंट है, और जो आपने लिया है क्लोरीन उसका एवरेज मास 35.5 है। ठीक है, इसके बाद है हमारे एप्लीकेशन। इन आइसोटोप की ज़रूरत क्या पड़ती है? ठीक है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सेम है, तो हमें कुछ ऐसा मिक्सचर के बारे में हमें ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केमिकली तो सेम होंगे, हम किसी में मिला दें केमिकल प्रॉपर्टी उनकी सेम रहेंगी। लेकिन कुछ आइसोटोप की कुछ खास प्रॉपर्टी होती है जिनसे हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यूरेनियम का एक आइसोटोप है, वो फ्यूल की तरह यूज़ होता है। यूरेनियम का एक आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल की तरह यूज़ होता है। कोबाल्ट का जो होता है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। आयोडीन का आइसोटोप ग्वाइटर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। ये तीनों आइसोटोप के जो एप्लीकेशंस है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद है आपके आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं? आइसोटोप से डिफरेंट, उल्टा होते हैं। जैसे कि आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम था, इसमें मास नंबर सेम होगा। उसमें मास नंबर डिफरेंट था, इसमें मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। यस, दो एलिमेंट दिए, कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, दोनों का ही मास नंबर होगा 40। ठीक है, उसके अंदर हमने लिए थे एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। ये तो थे आपके आइसोटोप, जिसके एग्जाम्पल दिए थे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, कार्बन के C12, C14 एंड क्लोरीन के C35, C37। अब आते हैं हमारे पास आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज़ डिफरेंट, मास नंबर इज़ सेम। जैसे कि आपका कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, आर्गन एटॉमिक नंबर 18, बट दोनों का ही मास नंबर 40। तो ये आइसोबार हो गए। इसलिए टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज द सेम इन द एटम ऑफ दिस पेयर ऑफ एलिमेंट। दोनों के अंदर न्यूक्लियॉन्स का नंबर सेम होगा। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच हैव सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार। ये आपके आइसोबार की डेफिनेशन हो गई। अलग अलग एलिमेंट के एटम, ठीक है, एटॉमिक नंबर जिनका अलग है, मास नंबर सेम है, उनको क्या बोलते हैं? आइसोबार बोलते हैं। सो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगी हम उसमें इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट। थैंक यू।